और आज इस चर्चा में दो बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं अविनाश बुराक्षक सर, जो हमारे अक्सर हम जो स्वदेश पे मैं स्पेशल शो करता हूँ उसमें शामिल होते हैं। और अविनाश सर, मैं आपको बताना भूल गया था, जब हमने आखिरी बार स्पेशल शो किया था आपके साथ, बजट आएगा कमाई कराएगा, तो सोशल मीडिया पर सुपर हिट हुआ, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा। दूसरी तरफ हमारे साथ है राजेश सिंह, सीनियर एडिटर ईटी नाउ स्वदेश के। राजेश सर को 2 दशकों से ज़्यादा, या कह सकता हूँ 3 दशकों के आसपास का अनुभव है सीधे तौर पर मंत्रालय और तमाम बजट को कवर करने का। और ये इस दौरान अगले आधे घंटे में राजेश जी ही तमाम खबरों के बारे में बताएंगे बहुत तरीके से, जिसको आपको जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है ट्रेड करने का। कल परसों 3 दिन बाजार बंद होंगे, उसके बाद जो है मंडे को खुलेगा, तो आप पूरा शो भी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। शुरुआत राजेश जी आपके साथ ही करूँगा मैं इस बजट में। पहले तो आप दोनों का नमस्कार। मेरा हलवा सेरेमनी के साथ शुरुआत हो गई है बजट दस्तावेज की छपाई की। राजेश जी, शुरुआत आपके साथ ही करूंगा। इस बजट से आपको लगता है, अगर कहा जाए 2 या 3 बड़ी बातें जो आपको लगता है इस बार के बजट में हो सकता है? देखिए, इस बजट में जो, हालांकि ये इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन सरकार ये इंडिकेशन बिल्कुल देना चाहेगी कि रिफॉर्म्स की रफ्तार जो है वो चालू रहेगी। आप देखिए, जैसे कि कैपेक्स, जो कि हमने एक स्टोरी चलाई थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि मार्च तक के लिए पिछली बार करीब 37% का हाइक दिया गया था, 7 लाख करोड़ से बढ़ा के उसको 10.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का किया गया था। इस बार इंटरिम बजट में 3 महीने के लिए, यानी कि अप्रैल, मई और जून के लिए, क्योंकि जुलाई में फाइनल बजट आएगा, तो उसमें करीब वो प्रोविजन किया जाएगा कि कैपेक्स जो है वो खर्च चलता रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होता रहे। इसी तरह से इस बजट में, चूंकि ये इलेक्शन बजट है, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को दिया जा सकता है, वो चाहे टैक्स के फॉर्म में हो या फिर किसी भी तरह से उनको एक्सपेंडिचर, पैसे उनके हाथ में जाए, इसकी प्रोविज़न की जाएगी बजट में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप कह सकते हैं, तो इस बजट में ये कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट मंत्रालयों को ये कहा गया है कि उनकी जो रिफॉर्म की रफ्तार है वो चलती रहे, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए बजट में प्रोविजनिंग की जाएगी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ एक्सपेंडिचर जो है वो उनका जो, चाहे वो प्रोजेक्ट कोई चल रहा हो या कहीं स्पेंडिंग हो रही हो, उसके लिए पैसा का प्रोविजन किया जाएगा। मनीष, 3 बड़े मुद्दे हैं जो इस बार बजट में होंगे, और इन पर एक तो जो सरकार के कामकाज चल रहे हैं इंफ्रा पे, उसमें कोई भी धीमापन नहीं आने की संभावना। आम लोगों के लिए कुछ फैसले हो सकते हैं, और किसानों से जुड़े हुए, खासतौर पर खेत खलियानी से जुड़े हुए कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। अविनाश सर, आपके पास भी कई दशकों का अनुभव है मार्केट के साथ साथ, जो है ना, तमाम बड़ी घटनाओं का, उसमें बजट तो एक सबसे बड़ा इंसिडेंट होता ही है, बड़ी घटना होती ही है। आपकी नज़र से इस बार का बजट क्या खास रहने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे राजेश जी ने कहा कि ये बजट एक वोट ऑन अकाउंट बजट रहेगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो पॉलिसी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है, वहाँ पे मार्केट्स की नज़र और फोकस रहेगी। क्योंकि देखिए, नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि सिर्फ खर्चे डिस्क्लोज किए जाते हैं, कहाँ से इनकम आता है वो बाद में जब फाइनल बजट प्रेजेंट किया जाएगा तब क्लियरिटी मिलेगी। बट एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट अपना जो कंसिस्टेंसी है इतने सालों से, कॉर्पोरेट कैपेक्स, उसके बाद गवर्नमेंट कैपेक्स, और जिस प्रकार से ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस है, वहां पे मुझे लगता है काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। प्लस हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है कि वो इस सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले बार का बजट हो गया था इलेक्शंस के पहले, इस बार भी मुझे लगता है कि फोकस गवर्नमेंट का ग्रोथ पे रहेगा, और ग्रोथ को ही लेके मार्केट्स काफी उत्साहिक है। मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े अनाउंसमेंट सेक्टर के लिए आएंगे, तो मार्केट उसको थोड़ा सा रिलेट करके स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स की तरफ देखेगा। तो ग्रोथ का ही कोशंट आपको देखने को मिलेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि इलेक्शन के पहले ये बजट जो आएगा, ये मेरे ख्याल से प्रॉपरली ग्रोथ स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की सबके सामने खड़े कर दे, और यही शायद मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है। ग्रोथ और आम लोगों के हितों का ख्याल, इन दोनों के बीच में बेहतर तरीके से तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी, और इसे हम बजट ही मान के चल रहे हैं। क्योंकि आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखेंगे ना, तो इंटरिम बजट में सबसे बड़े फैसले हुए हैं। 2019 में याद होगा, जो टैक्स में छूट दी गई थी, किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, या उससे पहले के 14 के बजट में देखिए, 2019 के इंटरिम बजट में देखिए, बड़े ऐलान उसी समय किए गए हैं। तो इसलिए इसे हम बजट के तौर पर मान रहे हैं कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और शुरुआत
क्या बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्या एक्सक्लूसिव खबर है। अब इसको बताने के लिए हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं, अनुराग शाह जुड़ चुके हैं और समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। ये तीनों जो हमारे सहयोगी हैं, रिपोर्टर हैं, फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग मंत्रालय में पैनी नज़र रखते हैं, उन पे उनकी पूरी पकड़ है। शुरुआत मैं प्रकाश आपके साथ करना चाहूँगा। जिस तरीके से राजेश जी ने शुरुआत में कहा कि हाँ, किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। पीएम किसान योजना जो है ना, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसको लेके इस बार के बजट में क्या एक्सक्लूसिव आपके पास खबर है कि ऐलान हो सकता है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अंतरिम बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के टारगेट में करीब 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। एग्रीकल्चर मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा है जिस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और अंतरिम बजट में इसको शामिल किया जा सकता है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी केसीसी का बेनिफिट दिया जा सकता है। साथ ही साथ वैसे किसान जो अभी तक केसीसी का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा और उसकी तैयारी की जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसमें 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए जो टारगेट है वो करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है और सरकार इस टारगेट को हासिल कर लेगी और आगामी बजट में इसमें बढ़ोतरी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि घर घर केसीसी का जो कैंपेन है उसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय ने की है और प्रयास ये है कि जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाए। लिहाजा जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। केसीसी के तहत सरकार जो रियायती दर है उस पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज देती है जो कि 7% है और वैसे किसान जो कि समय पर इस कर्ज की अदायगी कर देते हैं उन्हें एडिशनल 3% का बेनिफिट दिया जाता है। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं किसान सम्मान योजना में जो सरकार जो है फंड का आवंटन बढ़ा सकती है। जिस सेक्टर की बात हो रही है अविनाश सर, इस सेक्टर से जुड़ा कोई शेयर आपको पसंद आता है जिसमें आप निवेश के नज़रिए से, ट्रेडिंग के नज़रिए से सलाह दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई सेक्टर बेनिफिट करता है तो एग्रो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स है। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो फार्मर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़ी एग्रो केमिकल कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, जैसे कोरोमंडल है, आरसीएफ है, यूनाइटेड फास्फोरस है, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी तो कंपनी के नतीजे थोड़े से नरम है, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से एग्रो और बेसिकली फर्टिलाइजर्स, ये दोनों सेगमेंट्स पे मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आए और इससे डेफिनेटली रूरल इंडिया में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरह से बढ़े। तो एग्रीकल्चर में आई मीन फर्टिलाइजर्स में आरसीएफ और कोरोमंडल और एग्रो केमिकल्स में मुझे लगता है कि यूनाइटेड फास्फोरस, सुमिटोमो, ये ऐसी कंपनीज है जो निवेशकों को जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। स्टॉक जहां पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, खासतौर पे फर्टिलाइजर सेक्टर में यूनाइटेड फास्फोरस एक शेयर है जो अविनाश सर को पसंद आ रहा है। अब समीर के पास चलते हैं। रेलवे पे ना ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा मंत्रालय है जिसपे समीर की गजब की पकड़ है और एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबर लेके आते हैं। समीर, इस बार रेलवे में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? क्या वंदे भारत को लेकर जो सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है उसको लेकर कुछ बड़े फैसले होते हुए दिख रहे हैं क्या? बजट में रेल मुसाफिरों के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों की माने तो बजट में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जो पहला प्रोटोटाइप स्लीपर बेस्ड वंदे भारत का है वो मार्च 2024 में पटरियों पर आ सकता है। यही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पहला प्रोटोटाइप स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का होगा वो जम्मू से दिल्ली के बीच में चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू में रेलवे का एक बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो कि अब इनॉग्रेशन उसकी तारीख नजदीक आ चुकी है। कभी भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है। संभावित तौर पे इसका इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल रह सकते हैं। ऐसे में पहले प्रोटोटाइप स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन को वहां से जम्मू से हरी झंडी दिखाई जा सकती है और उसके बाद में बजट में स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो तकरीबन 40 से 50 वंदे भारत ट्रेन को वित्त वर्ष 2024-25 में चलाए जाने की योजना है और इसके लिए जो संभावित रूट फिलहाल रेल मंत्रालय जिस पे विचार कर रहा है उसमें इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली, प्रयागराज, चेन्नई, बेंगलुरु और साथ ही साथ
इसमें दिल्ली चेन्नई का भी रूट शामिल है। तो ये रूट है जिस पे विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम सहमति प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिलनी है, लेकिन स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन आधुनिक ट्रेन जिसमें यात्री सुविधाओं के लिहाज से कई हाई एंड फीचर्स शामिल होंगे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ने में सक्षम ये ट्रेन, इसका हम बजट में ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। निश्चित रूप से समीर आप बने रहिए, कुछ और भी आपके पास एक्सक्लूसिव खबर है उस पर हम जानेंगे। तो कहीं ना कहीं वंदे भारत और ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। राजेश जी, हमने देखा है कि सरकार इन योजना को लेके, वंदे भारत ट्रेनों को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और रेलवे में हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में देखिए बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आप पूरे इस ऐलान को खासतौर पर रेलवे सेक्टर को लेके किस तरीके से देख रहे हैं जो होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए रेलवे जो एक ऐसा सेक्टर है, पहले आपको याद होगा कि रेलवे बजट अलग आता था और यूनियन बजट अलग आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अभी दोनों को मर्ज कर दिया गया, रेलवे बजट अलग से नहीं आता है। दूसरा, पिछले 5 सालों में रेलवे में जो सुधार हुए हैं वो देखने लायक है, क्योंकि रेलवे बजट जब आता था तो सबसे पहले लोग यही देखते थे कि किराए कितने बढ़े हैं। अब आप देखिए कि ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है ट्रेन में उस हायर किराए पे, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही आ रही है। आप देखिए वंदे भारत ट्रेन हो चाहे तेजस ट्रेन हो, इसमें बेटर फैसिलिटी दी जा रही है, ये ज़्यादा स्पीड से चलती है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा सहूलियत मिलती है। और ऐसे में अगर आप दिल्ली मुंबई का ही देखें, जो ट्रैवल टाइम पहले 22 से 24 घंटा होता था वो घट के अभी 15 घंटे पे आ गया है। और एक बार ये स्लीपर शायद वंदे भारत आ जाए तो ये 12 घंटे लाने का इनका प्लान है गवर्नमेंट का। तो वो फैसिलिटी मिल रही है और रेलवे इसी पे ध्यान दे रहा है। और दूसरी चीज़, इनका किराया जो है बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। तो रेलवे एक इंडिपेंडेंटली अब ये हो रहा है कि अपने रेवेन्यू और खर्च में एक उनका सामंजस्य बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक जो है वो नए बिछाए जा रहे हैं, और ट्रैक इसके अलावा जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, स्पेसिफिक कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, उससे जो गुड्स का जो ट्रैवल है वो भी टाइम फास्ट हो रहा है। तो इन सभी चीज़ को देखिए तो पिछले 5 से 7 सालों में रेलवे में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। और ये आगे गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले 5 से 10 सालों में रेलवे में लगभग 3 लाख करोड़ का और एक्सपेंडिचर करना है, चाहे वो ट्रैक मूवमेंट पे हो या बेटर ट्रेन फैसिलिटीज़ पे हो। निश्चित रूप से अविनाश सर, मैं रेलवे में कई स्टॉक्स है, रेल विकास, खासतौर पर सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ सर, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक्स में से कई स्टॉक्स ने आपने रिकमेंड किया है। और इन शुरू में हमने देखा कि आपके रिकमेंडेशन के बाद से करीब 40 से 50% तक की तेज़ी देखने को मिली है। अगर किसी को प्योर रेलवे प्ले करना हो तो कोई एक शेयर आप बता सकते हैं? मेरे ख्याल से एक मनीष, देखिए रेलवे, पूरे रेलवे पैक में अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स भरपूर तेजी देख पाए हैं। लेकिन जो शेयर हमको पसंद है वो बेसिकली टेक्समैको रेल है। प्राइस करीबन 204-205 रुपया है। देखिए ये कंपनी वैगन बनाने की कंपनी है, और जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, कम से कम अगले 2 साल के लिए इनके पास वैगन की ऑर्डर्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। और 30-35 हजार वैगन्स की ऑर्डर गवर्नमेंट करने वाली है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि रोलिंग स्टॉक एज वेल एज वैगन्स के ऊपर उनका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जैसे राजेश जी ने कहा कि कार्गो का जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट्स है, जो इंडस्ट्री है, वो रेल से अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करे। पहले तो ये सस्ता भी होता है, और बेसिकली रेलवे का लॉजिस्टिक का जो प्रेजेंस है वो भी काफी बढ़िया है। तो इस कंपनी को जरूर इसका फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो करीबन 270-275 का टारगेट प्राइस आपको टेक्समैको रेल में दिखना चाहिए। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरे शेयर्स भी अच्छे हैं मनीष, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें भरपूर तेजी हो चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अगले 1.5-2 साल के लिए रेलवे स्टॉक्स में कंटिन्यूड तेजी रहेगी, और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक आने वाले मार्केट, उसी के लिए इनको ग्रोथ का पोषण दे रहा है। सर सिलेक्टिव रहेंगे और हमारे दर्शक भी रहेंगे। अगर टेक्समैको रेल में पैसा बनेगा तो वही लगाएंगे। 275 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1 साल का नजरिया रखना है। यहाँ से भी ठीक ठाक करीब 20-30% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है अगले 1 साल में टेक्समैको रेल में। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। चूँकि हमने किसानों की बात की, हमने आम लोगों की बात की, एक बार लोगों के हेल्थ से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं। सरकार की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी बहुत तारीफ भी की गई, वो है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना को लेके और क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बार के बजट में, बताने के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, इंश्योरेंस और अनुराग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इस बार आयुष्मान भारत के तहत क्या सरकार बड़े ऐलान कर सकती है इस बजट में? आने वाले बजट के अंदर
इंश्योरेंस से जुड़े हुए बड़े ऐलान होते हुए दिख सकते हैं। और सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वहाँ पर सरकार उसकी लिमिट को बढ़ा सकती है। अभी जो मौजूदा लिमिट है हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए की, तो उस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख तक किया जा सकता है, कम से कम 10 लाख। इसके अलावा जो दायरा है स्कीम का, जो बीपीएल परिवार के लिए ही है, उस दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। और उसके अंदर मिसिंग मिडिल, यानी जो लोग बीपीएल श्रेणी में नहीं है और जिनके लिए इंश्योरेंस अफोर्डेबल नहीं है, उनको भी इसमें लाया जा सकता है, जिसमें एमएसएमई वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, इसके अलावा सीनियर सिटीजन है या फिर जो गिग वर्कर्स है, उनको भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार एक स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी का भी ऐलान कर सकती है, जिसके अंदर जो ट्रीटमेंट पैकेजेस हैं हॉस्पिटल्स के तय होंगे। रेगुलेटर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों को उस पॉलिसी पे काम करने के लिए कहा गया है। तो हम देखेंगे बजट के अंदर इंश्योरेंस पे फोकस रहेगा, जहां पर आयुष्मान का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। ये तौर पे आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ता हुआ दिख सकता है इस बार के बजट में। अविनाश सर, कोई शेयर इस ट्रिगर के आधार पे आपको दिखता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का काफी बड़ा रोल होगा। और जैसे अनुराग ने कहा कि अगर ये स्कीम की दायरा अगर बढ़ता है, तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज में एसबीआई लाइफ हमको काफी पसंद है। मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ ने ऑलरेडी अच्छे नंबर दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है निवेशकों को। हालांकि देखिए, ये इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगले 12-15 महीने में भी मुझे लग रहा है कि अगर पॉलिसी चेंजेस आती है, तो नंबर्स में डेफिनेटली सुधार आएगा। सेंटिमेंटली भी ये स्टॉक्स फ्लेवर में आएंगे। तो करीबन 1500 रुपए का टारगेट हमने हमारे क्लाइंटों को बोला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी बढ़ेंगी, लेकिन हमको लग रहा है कि ये एक ऐसा विकल्प है जो मेरे ख्याल से एक बहुत धीरे पहले चला है, और यहाँ पे वैल्यूएशंस दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के मुकाबले में हमको काफी अच्छे लग रहे हैं। 1500 रुपये तक का लक्ष्य शेयर में देखने को मिल सकता है। एक साल का आपको नजरिया रखना होगा। अब एक सबसे अच्छे मुद्दे की बात करते हैं, जिसके कहते हैं ना, जिसको सुनते ही आपके चेहरे पे आता है खुशी, अगर अच्छी खबर आए तो, और हर आदमी से जुड़ा हुआ है, क्या आम क्या खास सबसे। और ये खबर अविनाश सर आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए, आपके लिए भी काम की है। और ये खबर प्रकाश लेके आए हैं। प्रकाश, जिस खबर का इंतजार है वो ये बता दीजिए कि इस बार टैक्स में कुछ बदलाव हो रहा है क्या? देखिए, चुनावी साल है और इस बात की संभावना है कि सरकार टैक्स पेयर्स को, जो सैलरीड क्लास हैं खासकर, उनको इनकम टैक्स में छूट का फ़ायदा दे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा चल रही है और अंतरिम बजट में सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती हैं, जिसके हिसाब से जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। उसको बढ़ाकर 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो टैक्स रिबेट है उसमें भी बढ़ोतरी का बेनिफिट दिया जा सकता है, उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो बदलाव होंगे वो न्यू टैक्स रेजिम के तहत किए जाएंगे। जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो न्यू टैक्स रेजिम को ही ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ कंप्लायंस संबंधित सुधार भी किए जा सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम के तहत, ताकि टैक्स पेयर्स को इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यू टैक्स रेजिम का चुनाव करें, जो कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में है। लिहाजा इस मसले पर चर्चा चल रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, अपने इंटेंशन शो कर सकती है कि जब वो सत्ता में वापस लौटेगी तो जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसको जुलाई के बजट में लागू किया जाएगा। प्रकाश, आप बने रहिए, लेकिन इस खबर के लिए मैं आपको शुक्रिया कहूँगा। ये खबर का इंतजार मुझे भी है, सबको है। राजेश जी, हमने देखा था कि 2019 के भी बजट में सरकार ने सरप्राइज किया था। उस समय हम दोनों साथ ही थे। क्या राय होगी, क्या लग रहा है, सचमुच सरकार को सरप्राइज करने वाली है बड़ा? बिल्कुल 2019 के बजट में सरकार ने ये कर दिया था कि 5 लाख तक के इनकम पे आप नील टैक्स में रह सकते हैं, बशर्ते आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें। इस बार के बजट में सरकार, जैसा कि प्रकाश ने बताया, कि न्यू जो टैक्स स्कीम है, रूल स्ट्रक्चर है, उसको बढ़ावा देगी, यानी कि एग्जेम्पशंस को कम किए जाएंगे और ये कोशिश किया जाएगा कि आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंज्यूमर के हाथ में आए, जिसका दोहरा फायदा होगा कि स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो, और उससे ग्रोथ को भी इम्पेटस मिलेगा। तो इस तरह के तहत सरकार न्यू जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐलान कर सकती है, जैसा प्रकाश ने बताया।
तो चलिए, ये हम सबके लिए एक अच्छी खबर होगी इस बार के बजट में, जैसा कि प्रकाश ने बताया। और जैसी ये खबर आएगी मैं प्रकाश को फिर से वापस से लाइव जोड़ूंगा बजट के दिन। और लगातार बजट पे सबसे बड़ी कवरेज ना आप PTV Now स्वदेश पे देख सकते हैं, आसान भाषा में। और सबसे पहले भी हम तमाम आपको एक्सक्लूसिव खबरें बता रहे हैं एक जगह कंपाइल करके। अब एक और सेक्टर है जिसपे सबकी नज़र है, अब माना जा रहा है कि इस सेक्टर में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। खासतौर पर EV ऐसा सेगमेंट है, मैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। समीर, इस सेगमेंट को लेकर सरकार कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है क्या इस बार बजट में? ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान हम फुल फ्लेज बजट में होता हुआ देख सकते हैं। दरअसल ऑटो इंडस्ट्री पीएलआई स्कीम को लेकर के एक डिमांड लगातार सरकार के सामने रख रही थी। डिमांड यही थी कि फिलहाल जो पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव डिसबर्समेंट है वो सालाना होता है और इंडस्ट्री की डिमांड ये थी कि इसको क्वार्टरली किया जाए। ऐसा करने से जो भी पीएलआई के लाभार्थी ऑटो कंपनियां हैं इनके लिक्विडिटी में, कैश फ्लो में काफी सरलता आएगी और वो बढ़ेगा। और इससे ऑटो इंडस्ट्री का लगातार दावा है कि जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसमें भी तेजी आएगी। और इस इंडस्ट्री की डिमांड पर फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री लगभग सहमति बनाती हुई नजर आ रही है और ये रिकमेंडेशन वित्त मंत्रालय को भी जल्द सौंपा जा सकता है। माना जा रहा है कि जो फुल फ्लेश्ड बजट पेश किया जाएगा उसमें ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये राहत का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इससे सरकार को भी मानना है कि जो क्वार्टरली इंसेंटिव डिसबर्समेंट है ये प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। और इसको अगर करना है तो सरकार इसके लिए कुछ और टेस्टिंग एजेंसीज को शामिल कर सकती है, तो टेस्टिंग एजेंसीज का दायरा बढ़ा सकती है। उसके बाद ये क्वार्टरली इंसेंटिव डिसबर्समेंट को शामिल किया जा सकता है और इसका ऐलान हम अगले बजट में होता हुआ देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर के लिए जो पीएलआई स्कीम है इसका जो बजटीय आवंटन तकरीबन 26,000 करोड़ है और इस आवंटन के जरिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सरकार को लगता है कि वो जबरदस्त रहेगा और क्वार्टरली इंसेंटिव से उसको और बल मिलेगा। तो सरकार जो है ऑटो PLI स्कीम है उसमें बदलाव कर सकते हो और समी ने तमाम जानकारी आपको विस्तार से बताई। अविनाश सर, ऑटो सेक्टर में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है ट्रेड के लिए, निवेश के लिए, जिसमें आपको लगता है कि हाँ अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? अभी तो साल की शुरुआत है। नहीं मनीष, जो ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा दिग्गज शेयर है टाटा मोटर्स है। ये 2 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात होती है तभी पैसेंजर कार मार्केट में टाटा मोटर्स का करीबन 40 से 45% मार्केट शेयर है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगले 3 से 4 साल में और 5 या 6 ईवी के मॉडल्स लॉन्च करेंगे। तो कोई भी पॉजिटिविटी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अनाउंस की जाती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अच्छा सेंटिमेंटली एक बूस्ट मिलेगा। नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नंबर्स इस क्वार्टर के काफी दमदार आएंगे। आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहना चाहिए क्योंकि JLR, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार सारे कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे 1050-1100 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है अगले 12 से 15 महीने के लिए। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। 1050 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलते हैं। समय की थोड़ी कमी है तो फटाफट फिर वापस चलते हैं प्रकाश के पास। जो राजेश जी कह रहे थे ना शो के शुरुआत में कि सरकार इंफ्रा की गति को स्लो नहीं होने देगी, मतलब कि जो सरकार खर्च कर रही है उसमें खर्च वैसा ही होता रहेगा, ऐसा ही कुछ है प्रकाश? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से अंतरिम बजट में सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है उसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में अप्रैल से जून महीने के बीच जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरतें होगी या जो टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा सरकार जो है फिस्कल प्रूडेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी और उसी के हिसाब से ये ऐलान किए जाएंगे। अगर आप इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स देखें जिनके लिए सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जिसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी की जा सकती है वो है NHAI, रेलवेज़, हाउसिंग। इन सेक्टर्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करने के बावजूद भी जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको मेंटेन रखेगी, जो रोड मैप तैयार किए गए हैं उसका पालन करेगी और उसके हिसाब से जो टारगेट रखा गया है, अगर आप फिस्कल डेफिसिट के टारगेट की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के लिए 5.9% है। इसको अचीव करने को लेकर सरकार कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा 2026 तक का जो टारगेट रखा गया है वो है 4.5%। लिहाजा सरकार इसी टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो सीधे तौर पर सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने खर्च में कोई कटौती नहीं करने वाली है। आपके तरफ से आखिरी कोई शेयर अविनाश सर बजट के थीम के आधार पर जिसमें आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए?
मेरे ख्याल से 2 सेक्टर्स की बात हो गई, हाउसिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमको लग रहा है कि कमिंस इंडिया जो बेसिकली कंट्री का सबसे बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर है और जो कॉर्पोरेट कैपेक्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। करीबन 2400 का हमारा फेयर वैल्यू का टारगेट प्राइस है। और हाउसिंग फाइनेंस में कैनफिन होम जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी, अभी कैनरा बैंक के नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए हैं, लेकिन कैनफिन होम्स अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है। हाउसिंग पे अगर कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रुझान आपको पॉजिटिवली मिलेगा। नंबर्स तो वैसे भी अच्छे हैं, बट करीबन 925 930 का एक फेयर वैल्यू यहाँ पे भी बन सकता है। तो कैनफिन होम्स और कमिंस, ये 2 विकल्प मेरे ख्याल से कैपेक्स और हाउसिंग के 3 पे आपको खरीदना चाहिए। जारी करने की सलाह। राजेश जी, समय की बहुत कमी है, केवल 30 सेकंड में सब बता दीजिए सिर्फ एक चीज, बजट इस बार का जो आएगा वो चौंकाएगा? मुझे लगता है कि मनीष, बजट में जो सवाल एक्सपेक्टेशंस था है अविनाश जी, राजेश सरकार जी से। इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की बात करेगी इस बार बजट में, ये सबसे बड़ी चीज देखने की। तो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे ग्रोथ होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे वो रेलवेज पे हो, चाहे वो हाउसिंग में हो। तो बजट का मेन फोकस यही होगा कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ को सरकार कैसे बढ़ावा दे, फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करते हुए, यानी कि अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है अगले 3 सालों का, उसे भी मेंटेन करेगी। तो सीधे तौर पे आप देख रहे थे खास शो जिसमें हमने बजट को लेकर क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, उन तमाम संभावनाओं को हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया और आपको बताने की कोशिश की। उसके साथ साथ कमाई के मौके यानी कुछ शेयरों की बात की। पूरा शो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। राजेश जी, अविनाश, आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस शो में चर्चा करने के लिए। प्रकाश, समीर और अनुराग, आपका भी शुक्रिया। आपने तमाम एक्सक्लूसिव खबरें जो आपने सोर्सों से लेके आए, आपने हमें बताया सूत्रों के हवाले से, उसके लिए शुक्रिया। आज के इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ET9 स्वदेश।